जोहार और नमस्कार। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से बुक आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 मैथ्स में रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग अपना बुक सामने में ज़रूर रखें, क्योंकि मैं बोर्ड पर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर करूँगा। तो क्वेश्चन आपके पास रहना ज़रूरी है, या नहीं तो ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। इसका ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल बुक नहीं है तो आपको थोड़ा सा आसानी ज़रूर हो जाएगी क्वेश्चन को समझने में। ये क्वेश्चन को आप देख भी पाएंगे। और इसमें जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 और ये 15, ये ऑलरेडी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। 14 और 15 जो है आप एक्सरसाइज 1B को देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1B को देखेंगे, 6 को, है ना, 6 को देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर 6 को देखिए तो ये 14 है, और इसके पहले एक एक्सरसाइज है आपका 1A, जिसमें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका यहाँ पर है दिया हुआ, है ना। ये आपका 10 जो कि 15 नंबर है। तो इसमें हम ये दो प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के भी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाल के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बता के ये सारा प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला नंबर प्रॉब्लम जो दिया गया है आपका, इसमें सेट दिया गया A, जिसमें कि एलिमेंट है आपका 1 2 और ये आपका 3 हो गया। और यहाँ पर जो रिलेशन R है इस तरह से डिफाइन है, इसमें 1 1 2 2 3 3 3 3 और उसके बाद यह आपका 1 3 और 3 2 और यह आपका 1 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत डेफिनेशन बताया कि सभी एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि 1 है तो 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, 2 है तो 2 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, 3 है तो 3 3 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट के लिए A बिलोंग्स टू R, फॉर इच A बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पर सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? सिमेट्रिक होने के लिए अगर A B बिलोंग्स टू R है तो निश्चित रूप से B A को भी R का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है R में, तो 3 और 1 जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो 3 1 देख लीजिए कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए जान ही रहे हैं कि A B बिलोंग्स टू R और उसके बाद B C बिलोंग्स टू R हो, तो इसके एवज में हमको A C को निश्चित रूप से R का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ हम अगर किसी को उठाए, जैसे कि मान लीजिए 1 3 को लेते हैं और इसमें से कोई 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट ये है, और 3 1 2 को लेते हैं, तो इस दोनों से हमको जो मिलने वाला है 1 2, और ये 1 2 जो है ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है, बिलोंग्स टू R लिखना चाहिए था। तो इसको आप लोग इसी तरह से चेक करेंगे। अगर मान लीजिए 3 3 लें और 3 2 लें, तो इस दोनों को ट्रांजिटिव रिलेशन में रखते हैं तो हमारा 3 3 हट गया, तो ये 3 2 बचता है। तो 3 2 ऑलरेडी है ही इसमें। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सब जगह यह ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव और
ट्रांजिटिव कह सकते हैं। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हैं, ये ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव है और उसके बाद यह ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन जब देखें तो इसमें हमको दिखता है कि ए कोई सेट है ए बी सी जिसमें 3 एलिमेंट दिया गया है और आर जो है आपका इसमें दिया गया है ए बी और उसके बाद बी ए दिया गया है और यहाँ पूछ रहा है कि आर क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि यहाँ यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बी भी चाहिए था, सी भी चाहिए था हमारा। तो यानी कि यह रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, ए बी है तो बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, ए है तो ए एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे इस एलिमेंट को इधर कर दिए, इस एलिमेंट को इधर कर दिए, तो यह भी आपको किसको क्या सेंस देता है कि यह भी आपका सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव होने के लिए ए तो खुद अपने आप में ट्रांजिटिव है, अगर ए बी लेते हैं, बी ए लेते हैं तो निश्चित रूप से ए इसमें एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर ए लें और ए बी लें तो ए इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट कैंसिल होके ए बी मिलता है, तो ऑलरेडी हमारा ए बी यहीं पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी में क्या कहा गया है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। सिमेट्रिक है, उसके बाद ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन उठाते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए कोई सेट है जिस पर यह रिलेशन डिफाइन हो रहा है और ये रिलेशन के मेंबर 1 1 2 2 है ना, और 3 3 1 2 और उसके बाद 2 1 और उसके बाद 2 3 और ये आपका 3 2। तो स्वाभाविक है ये तीनों मेंबर्स हैं, यानी कि सभी के लिए ए बिलोंग कर रहा है इसमें, है ना। फॉर इच ए बिलोंग्स टू ए। भैया ये रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन है इसके लिए यह आपका सही है, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब सिमेट्रिक हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से बी ए को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमको क्या चाहिए कि कोई 2 एलिमेंट को चेक करते हैं। जैसे हम 2 3 को ले लिए, 2 3 को ले लिए और 3 3 को लिए, तो 2 3 जो कि R का एलिमेंट है, 3 3 जो कि R का एलिमेंट है, इसके चलते हमको मिलता है 2 और 3 जो कि R का एलिमेंट होना चाहिए, जो कि भाई सही है। अब हम ऐसा सिचुएशन ढूंढने का कोशिश करें जिसमें एक भी एग्जाम्पल के लिए यह फेल हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 2 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसको चेक करके देखते हैं। 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है और 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर R का एलिमेंट है और ये 2 1 भी जो है आपका R का एलिमेंट है। तो चलिए ये 2 से ख़त्म हुआ, ये 2 से शुरू हुआ, तो इससे हमको 3 1 मिलता है। 3 1 भी R का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 1 इसमें कहीं है ही नहीं। तो किसी एक एग्जाम्पल के लिए अगर ट्रांजिटिविटी फेल हो गया
तो वो पूरे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग नहीं कहेंगे। इसलिए यह जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। यानी कि 3 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ए में आपका दिया गया है रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। एस जो है सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन है आपका दिया गया। अब इसके बाद रिलेशन को जो डिफाइन किया गया है, ए रिलेटेड टू बी तभी माना जाएगा जबकि यह ए परपेंडिकुलर बी होगा। ए परपेंडिकुलर बी होगा। अब यहाँ पर सारे लाइंस है आपका, लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, लाइन 4 है, ये सब लाइन है। क्या L1 जो है L1 का रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है L1 तो इसको चेक करके देखते हैं क्या L1 परपेंडिकुलर होगा L1 का। तो नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है कि कोई एक लाइन जो है खुद का ये परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो सीधी बात हो गई कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक होने का चांस तो लग रहा है, क्योंकि अगर L1 L2 दो अलग अलग लाइन लें और ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है, L1 और L2 जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो निश्चित रूप से L2 भी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा L1 का। तो इसका मतलब निकलता है कि यह जो है आपका सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर हम ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए हमको क्या चाहिए कि L1 L2 जो है दो लाइन है, मान लीजिए इस रिलेशन का एलिमेंट है, और L2 L3 जो है यह भी इस रिलेशन का एलिमेंट है एक ही प्लेन में। तो निश्चित रूप से हमारा L1 परपेंडिकुलर L2 हुआ और L2 परपेंडिकुलर L3 हुआ। अब जैसे देखिए ये L1 है और ये L2 के परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ये L3 है आपका जो कि आपका L2 के परपेंडिकुलर है। ये आपका लाइन L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर होगा? तो ऐसा संभव ही नहीं है भैया। L1 और L3 जो है पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि यह L1 जो है और L3 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। अगर एक ही प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन अगर चेंज हो रहा है, स्पेस की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही प्लेन की बात हो रही है, तो इसीलिए यह जो रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस 4 में हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, और यह आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सिर्फ सिमेट्रिक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी में आपको 4 का बी मिल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कि 5 में आपका दिया गया है सेम चीज़, ये एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन पर यह चर्चा हो रही है, और ये जो रिलेशन है इस तरह से डिफाइन है क्या कि ए जो है पैरेलल टू बी है। तो क्या यह रिफ्लेक्सिव है, क्या यह सिमेट्रिक है, क्या यह ट्रांजिटिव है? तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि कोई भी एक लाइन ले लें और इसको रिलेटेड कर दें ए से, तो स्वाभाविक है भैया ए पैरेलल टू ए तो कहला ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक लाइन है क्या खुद के पैरेलल हैं? तो यस,
खुद के पैरेलल है। तो इसलिए यह जो है हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर ए और बी को रिलेटेड तभी माना जाएगा जब ए बी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है ए के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए भी जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो ये तो स्पष्ट है कि यह सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ए रिलेटेड बी है, तो यहाँ बी रिलेटेड ए भी हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब यह आपका सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, यह भी ट्रांजिटिव है। अगर ए पैरेलल टू बी हो, अब बी पैरेलल टू सी हो, तो निश्चित रूप से हमारा ए पैरेलल टू सी हो ही जाएगा। तो यह रिलेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो लाइन लीजिए जो कि पैरेलल हैं, फिर अगला दो सेट लीजिए, उसमें से एक लाइन कॉमन रहने दीजिए, वह भी पैरेलल है, तो निश्चित रूप से पहला और आखिरी वाला जो है वो पैरेलल हो जाएगा। इसके लिए इसका यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी में यह कहता है कि यह जो है एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है यह। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है क्या कि जेड विद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर का सेट है यह। चलिए, तो जब ये सारे इंटीजर का सेट है तो हमको कहा गया कि ए रिलेटेड टू बी तभी माना जाएगा जब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि इंटीजर में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब -1 0 -2 -3 ये सारे सब एलिमेंट आते हैं। अब इसमें से किसी भी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से रिलेटेड करके देखिए। जैसे ए को रिलेटेड करके ए को देखते हैं, यानी कि 2 को रिलेटेड किए 2 से, या 3 को रिलेटेड किए 3 से, 4 को रिलेटेड किए 4 से। तो यहाँ पर a माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, और ये 0 को हम क्या कह सकते हैं, डिविजिबल कह सकते हैं 3 से। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ गए बात को। असिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमारा a रिलेटेड है b से, तो इसका मतलब हो गया कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। तो स्वाभाविक है कि b माइनस ए भी जो है, अगर माइनस कॉमन ले लिए इसमें, भी डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल होगा। इसका साफ अर्थ है कि b माइनस ए भी डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पर हम वैसे सब एलिमेंट उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 6 3 लेते हैं, उसके बाद आपका 7 माइनस 4 लेते हैं, 7 और 4 लेते हैं, जिसका डिफरेंस जो है 3 से डिविजिबल है। तो 4 और 7 भी एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद 3 और 6 भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये निश्चित करेगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये निश्चित करेगा। हर एक के लिए यह ट्रू है, इसलिए हम इसको भैया सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। ट्रांजिटिव तो ये हो ही जाएगा। कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है और उसका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका इसका एक एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग। 6 और 3 जो है डिविजिबल है 3 से, और 3 और 9 यह भी डिविजिबल है, इसका भी डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस। अब देखिए 6 और 9 का डिफरेंस भी डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा इसका डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यह जो रिलेशन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपकी समझ के लिए हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यह भी आपका डी हो जाएगा, यानी एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, एन
इक्विवेलेंस, ये डी हो जाएगा सही ऑप्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा यह भी। समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया गया है क्या कि आर बी द रिलेशन ऑन द नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। सेट क्या है, नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। समझ गए बात को। और उसके बाद कहता है कि ए रिलेटेड टू बी तभी माना जाएगा जबकि ए इज ए फैक्टर ऑफ बी हो जाएगा, फैक्टर ऑफ बी हो जाएगा। ये फैक्टर कहने का मतलब जैसे कि 2 इज फैक्टर ऑफ 10, 10 का फैक्टर है, या 2 इज फैक्टर ऑफ 2, 2 भी हो सकता है। और 10 का फैक्टर 5 भी है, 10 का फैक्टर आपका 10 भी है। तो समझ में आ रही है बात, फैक्टर का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये। तो निश्चित रूप से अगर ए हम लेते हैं नेचुरल नंबर का एलिमेंट, तो ए इज फैक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। अब साइमेट्रिक होने के लिए अब मान लीजिए कि यहाँ 2 जो है फैक्टर है आपका 10 का। देख रहे हैं क्या लिखे हैं हमने, 2 इज फैक्टर ऑफ 10। क्या 10 को हम फैक्टर कह सकते हैं क्या 2 को, 2 का 10 इज फैक्टर ऑफ 2 लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव होने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर 2 और 4 को लेते हैं कि 2 जो है 4 का फैक्टर है, अब 4 जो है 16 का फैक्टर है, तो निश्चित रूप से 2 जो है 16 का फैक्टर होगा ही। यानी कि अगर ए बी का फैक्टर है, उसके बाद बी जो है सी का फैक्टर है, तो निश्चित रूप से आपका ए जो है सी का फैक्टर होगा ही। यानी कि यह आपका ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ पर दिखेगा बी। बी क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिक हो जाएगा बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट लिखिए, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 को हम देखते हैं 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया गया है क्या कि Z जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, ठीक ना। और यहाँ पर रिलेशन जो है A रिलेटेड टू B तभी माना जाएगा भैया। ये रिलेशन जो है कहता है कि A ग्रेटर देन और इक्वल टू B, तो और इक्वल टू इसमें जोड़ दिया है। यानी कि A ग्रेटर देन B है तो भी चलेगा और A इक्वल टू B है तो भी चलेगा। तो सभी नंबर के लिए जैसे 1 1 हम उठाते हैं तो 1 1 के बराबर है, 2 2 लेते हैं तो 2 2 के बराबर है, 3 3 लेते हैं तो 3 3 के बराबर है। यानी कि यह रिफ्लेक्सिविटी के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि यह रिफ्लेक्सिव है, यानी कि इसके लिए अगर ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तो इससे हमको लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल नहीं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं हम। सिमेट्रिक तो होगा नहीं। अगर ए बी जो है, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिक के लिए एक ही हमारा क्या कहते हैं एग्जाम्पल काफ़ी है, 3 2 को लेते हैं जो कि आर का एलिमेंट हो जाए। 3 2 आर का एलिमेंट होने के लिए 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो सही है, ये तो ट्रू है। तो क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? नहीं है, नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको क्या करना है हमको कि अगर हम 3 ले 4 ले, समझ रहे हैं बात को, उसके बाद 4 5 ले, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इसके चलते जो हैं
यह 3 और 5 भी इसका एलिमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि 3 जो है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिए, इसको 4 3 लीजिए, है ना, 4 3 और इसको 5 3 3 और 2 लीजिए। तो इस तरह से हमारा 4 और 2 जो है यह रिलेशन का एलिमेंट हो जाता है। जैसे 4 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिख सकते हैं और 3 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा ही। और ये जो है सभी एलिमेंट के लिए होगा। जेड में जितने भी ऐसे पेयर मिलते हैं तो उसके लिए ये निश्चित रूप से होगा। यानी कि ए बी अगर हमारा आर का एलिमेंट है, बी सी अगर हमारा आर का एलिमेंट है, इससे हमको निश्चित रूप से ए सी बिलोंग्स टू आर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो 8 नंबर में सी करेक्ट ऑप्शन को देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाता है। 8 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और यह सिमेट्रिक नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन 9 का हम देखें तो 9 में हमारा दिख रहा है क्या, कि 9 हमको दिखा रहा है कि यह जो आपका सेट S है ये रियल नंबर का सेट है। किस नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर A रिलेटेड टू B तभी माना जाएगा जबकि मॉड ऑफ A जो होगा यह लेस देन और इक्वल टू B हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर हम -1 ले लें और -1 ले लें, चूँकि रियल नंबर का एलिमेंट है, और इसको हम इसका मेंबर तभी मानेंगे ही क्योंकि हमको यहाँ रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए इसका मेंबर तो होना ज़रूरी है इसको। लेकिन यहाँ पर -1 का मॉड लेकर लेस देन और इक्वल टू -1 कर दें तो यह आपका गलत साबित हो जाता है। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। एक बल से अगर यह गलत आपका साबित हो गया तो पूर्णतया यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए एक बाल्टी आप दूध में एक बूंद, सिर्फ एक बूंद अगर जहर डाल दें तो बताइए बाल्टी का दूध जो है कोई पिएगा, नहीं पिएगा। उसी तरह से ये रिफ्लेक्सिव, एक एग्जाम्पल के लिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो ये पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए भी कोई चांस नहीं बनता है, सिमेट्रिक भी यह नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका ये 3 और ये आपका 5, समझ गए बात को। तो ये आपका 3 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या 5 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है आपका साबित करने के लिए कि यह सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ यह सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं तो ट्रांजिटिव होने का चांस है इसमें, है ना, ट्रांजिटिव होने का चांस इसमें बनता है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि चूँकि लेस देन वाली ही बात है कि अगर ए बी हमारा बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इससे हमको मिलता है ए का मॉड जो है लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी का मॉड जो है लेस देन और इक्वल टू सी मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो है सबके लिए ट्रू होता है। ट्रू होने का मतलब जैसे एक दो को एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या किए कि 2 को लिए, -2 को ही ले लिए, 3 को लिए, उसके बाद 3 और 5 को ले लिए। तो निश्चित रूप से ये -2 का जो मॉड होगा लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा
और उसके बाद 3 का मॉड जो है लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये दोनों ट्रू होगा। अगर इस तरह की बात है तो ये दोनों ट्रू हुआ। और इससे हमको एक चीज़ क्या मिला, 2 लेस देन और इक्वल टू 5। निश्चित रूप से 2 जो है 5 से हमारा छोटा ही होगा। और इस तरह का कोई एग्जाम्पल आप पेश नहीं कर सकते हैं इस पूरे रियल नंबर के लिए कि ये जो बात है फेल हो जाए। तो फेल होने का कहीं कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। और ये करेक्ट ऑप्शन 9 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। सी में हमारा क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, और ना ही यह आपका सिमेट्रिक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या देख रहे हैं कि 10 में जो है एस जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। चलिए ये भी आपका रियल नंबर का ही सेट है। और यहाँ पर रिलेशन ए रिलेटेड टू बी जो है क्या है, किस तरह से डिफाइन है आपका, a माइनस बी जो है लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से छोटा, 1 से छोटा 0 भी है, 1 से छोटा -1 भी है। तो चलिए भाई ये 0 भी आ सकता है। अगर हम ए को इसका एलिमेंट माने, या इस तरह से लिखिए a रिलेटेड टू a माने, तो a माइनस a को जो है लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो भले भाई 0 है तो ये 0 तो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा ही, 1 से छोटा है ही, 1 से छोटा है तो 0, 1 से छोटा है 0, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर a रिलेटेड टू b माने हम कोई भी 2 नंबर लेके, तो यहाँ पर a माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो निश्चित रूप से b माइनस a भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही, है ना। जैसे मान लीजिए 4 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो 3 माइनस 4 भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इसका वैल्यू 1 का मॉड लेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 के बराबर या नहीं तो छोटा। तो यहाँ पर हम इससे क्या समझ में आता है कि ये जो रिलेशन है आपका कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और ट्रांजिटिव भी बन ही जाएगा ये। अगर a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है, तो a लेस देन a माइनस b जो है आपका लेस देन इक्वल टू 1 आया, और b माइनस c जो है लेस देन इक्वल टू 1 आया। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर डाउट इसलिए हो जा रहा है कि ये नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम ऐसा करते हैं कि लेस देन और इक्वल टू, जैसे डिफरेंस 0.5 का ले लेते हैं, इसमें 0.7 का, ये आपका 2 है और दूसरा जो है 2.7 है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लिए, तो इसका डिफरेंस लेस देन 1 है, चूँकि 0.7 माइनस में आता है जो कि लेस देन 1 है, 0.7 जो है लेस देन आपका 1 है। अब 2.7 इसका पहला पॉइंट लिए, पहला मेंबर, और दूसरा मेंबर जो हम लोग ले लिए 3.5 ले लिए। अब इसको अगर हम माइनस करें तो माइनस आपका 2.7 इसमें माइनस कर देने से पॉइंट आपका आता है 8, यानी कि माइनस 0.8 आता है जो कि लेस देन 1 है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि 2 को रिलेटेड कर दें 3.5 से, तो ये हम देखते हैं कि 2 माइनस 3.5 का जो मॉड है इसका डिफरेंस जो होता है 1.5 आ जाता है, जो कि 1 से छोटा नहीं है, 1 से छोटा नहीं है। ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। माइनस 1.5 जो है 1 से छोटा नहीं है, यानी कि रॉन्ग हो गया, इसीलिए यह आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आप ढूंढिए। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये आप
का मिलता है ए में, 10 का ए में जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन यह आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में क्या कह रहा है आपको कि यह ए और बी, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एस जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पर यह जो रिलेशन है आपका किस तरह से डिफाइन है, ए रिलेटेड बी तभी होगा जबकि हमारा ऐसा हो जाए कि 1 प्लस ए बी जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, और आर को हमको देखना है कि क्या क्या यह हो सकता है। तो आर के लिए हम थोड़ा प्रयास करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो ए रिलेटेड टू ए तभी होगा माना जाएगा जब 1 प्लस ए इंटू ए जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है भैया, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, ए इंटू ए को निगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। तो निश्चित रूप से हमेशा यह जो है ग्रेटर देन 0 ही होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, निगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, तो हमेशा यह ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आपको नहीं विश्वास होता है तो जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4, अब इसके बीच भी नंबर है बहुत सारा, 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर यहाँ डाल के देख लीजिए, तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक होने के लिए हमको क्या चाहिए कि ए अगर रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब 1 प्लस ए इंटू बी को भी ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए, अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन बनाता है तो इस तरह का ही हम लोग लेते हैं जो कि ए इंटू बी, 1 प्लस ए इंटू बी 0 से बड़ा होगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस बी ए करें तो यह भी क्या 0 से बड़ा हो सकता है? तो हमारा जवाब आएगा यस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इससे साबित हो गया कि बी ए भी जो है इसका एलिमेंट है। जब बी ए इसका एलिमेंट आ गया जबकि ए भी इसका एलिमेंट था, यानी कि बी रिलेटेड टू ए आ गया हमको, तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव देखने के लिए ए बी जो है बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इससे हमको मिलता है 1 प्लस ए बी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 प्लस बी सी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहीं पर कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह एक भी एलिमेंट के लिए फेल हो जाए कि यह ए सी जो है नॉट बिलोंग्स टू आर आए। अगर बिलोंग्स टू आर आ जाएगा तो ये हम ट्रांजिटिव बोल देंगे इसको। नॉट बिलोंग्स टू आर का क्या कोई पॉसिबिलिटीज हैं? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं कि किसी भी एग्जाम्पल के लिए ये क्या कोई फेल होता है क्या? तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, -1/2 और 1/2 जो है यह बिलोंग्स टू आर है। इसलिए है क्योंकि 1 प्लस -½ इंटू हाफ का जो वैल्यू मिलता है हमको 1 - 1/4, यानी कि यह 3/4 मिलता है जो कि 0 से बड़ा है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं 1/2 और 2 लेकर लेते हैं तो क्या इसका एलिमेंट है ये? तो 1 + 1/2 इंटू 2 करके देखते हैं, चूँकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। देख रहे हैं रिलेशन में दोनों को क्या करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो कट गया, यहाँ 2 निकला जो कि 0 से बड़ा है। लेकिन अगर हम ऐसा करें इसको और इसको -1/2 और 2 को लेकर देखते हैं कि क्या यह जो है इस रिलेशन के रूल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं।
तो ये लिखाएगा 1 प्लस -1/2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 कट गया और ये 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया और कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है। 0 कहीं ग्रेटर देन 0 से होता है? नहीं होता है, तो यानी कि यह फॉल्स हो गया। तो ये ट्रांजिटिव के लिए ये फॉल्स हो गया, यानी कि यहाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए अब ढूंढते हैं ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 11 का। तो 11 में ए में हमको मिलता है, ए में करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि यह जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। करेक्ट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा और यह सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव यह नहीं होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, सॉरी माफ़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन ए प्लेन। तो ट्रेंगल 1, ट्रेंगल 2, ट्रेंगल 3, ट्रेंगल 4 है ना, ट्रेंगल 5, सब ट्रेंगल जो है इसी प्लेन में आपका है दिया हुआ। और फिर कहता है कि अगर ट्रेंगल 1 रिलेटेड टू ट्रेंगल 2 हो, यह तभी माना जाएगा जब ट्रेंगल 1 जो है कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल 2 का। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, इसके लिए देखते हैं। तो भैया कोई एक ट्रेंगल हम उठाते हैं, जैसे ट्रेंगल 1, तो क्या यह ट्रेंगल 1 से रिलेटेड है? तभी ना रिफ्लेक्सिव होगा। तो यस, ये रिलेटेड है, क्योंकि ट्रेंगल जो होता है, एनी ट्रेंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, खुद का यह कन्ग्रुएंट होता है, यानी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए अगर दो ट्रेंगल को हम लेते हैं और दोनों रिलेटेड हैं, तो दोनों रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ट्रेंगल 1 कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल 2 का। अब क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेंगल 2 भी कन्ग्रुएंट हो ट्रेंगल 1 का? हाँ सर, क्यों नहीं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर 1 2 का कन्ग्रुएंट है तो 2 1 का भी कन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ट्रेंगल 2 और ट्रेंगल 1 जो हैं आपस में रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या करते हैं, ट्रेंगल 1 जो है ट्रेंगल 2 का कन्ग्रुएंट है और ट्रेंगल 2 जो है ट्रेंगल 3 का कन्ग्रुएंट है। तो निश्चित रूप से हमारा ट्रेंगल 1 जो है ट्रेंगल 3 का कन्ग्रुएंट तो होगा ही। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो निश्चित रूप से 1 और 3 आपस में क्या होगा, बराबर तो होगा ही, यानी कि ट्रांजिटिव भी है यह। तो फाइनली हम देख रहे हैं क्या कि ये तीनों है, इसका मतलब यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। तो 13 में हमारा देखिए दिया गया है कि एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर। कैसा नंबर है? रियल नंबर का सेट है, और क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 है। और ये a रिलेटेड टू b तभी माना जाएगा जब a² + b² = 1 हो जाए। ये तो हमारा एक झटके में भी फेल हो रहा है। रियल नंबर आप ले रहे हैं, क्या 1 और 1 को आप इस रिलेशन का एलिमेंट मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है ये 2 हो जाता है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। यहाँ तो कह रहा है कि 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भैया, इसको मिटा दीजिए। सिमेट्रिक भले हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये 1 के बराबर होता है कि नहीं? जैसे आपका a और b जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो यानी कि a² + b² = 1 होगा। तो इससे हम b² + a² लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे
1/2 का होल स्क्वायर लिखिए और √3/2 का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों को मिलके 1 पूरता है। जैसे 1/4 हो गया और 3/4 हो गया, एलसीएम 4 हुआ, 1 + 3 = 4/4 हो गया। तो ये आपका पुर जाता है 1 हो जाता है, 4 4 कट गया, 1 हो गया। तो अब इसको इधर कर देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब B जो है रिलेटेड टू A हो ही जाएगा, यानी सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? ट्रांजिटिव तो ये होना मुश्किल है। ट्रांजिटिव के लिए तो फैल इसको हम कर ही सकते हैं। जैसे कि 1/2 और √3/2 जो है ये आपका इस रिलेशन का एलिमेंट है, जैसा कि यहाँ आपने देखा। उसके बाद √3/2 और 1/2 भी इस रिलेशन का एलिमेंट है, जैसा कि आपने देखा। और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? पहला एलिमेंट और ये आखिरी एलिमेंट भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। 1/2 2 को भी इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये जो रूल कह रहा है, ये जो नियम कह रहा है, 1/2 का होल स्क्वायर दोनों मिलके 1 के बराबर होना चाहिए। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है। ये 4 हो गया, 1 + 1 यानी कि 1, यानी 2/4 हुआ, ये 1/2 निकला आपका। तो क्या 1/2 1 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। किसी एक एग्जाम्पल के लिए फॉल्स हो गया, यानी कि 1 बाल्टी दूध में आप 1 बूंद जहर मिला दिए, ठीक उसी तरह से पूरा जहर बन गया। तो ठीक उसी तरह से पूरा ट्रांजिटिविटी का प्रॉपर्टी ख़त्म, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो क्या है? सिर्फ सिमेट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है और नॉट सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। ए को आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तो ये 14 और 15 और 16 हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है आप एक्सरसाइज में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम कहाँ है, इसका सॉल्यूशन PDF में अब डाल दे रहा हूँ 14 और 15 का। अब 16 से हम लोग देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से जो है जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस का प्रॉब्लम है। बाइनरी ऑपरेशंस का प्रॉब्लम है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे आ गया है। तो हमने सोचा कि कुछ थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेज दे के आप लोगों को यह भी बता दिया जाए। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि ये जो सिंबल है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, है ना, और इस सब के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं। स्टार का मतलब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है। तो कुछ न कुछ इसका सिंबल को ही हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। और ये बाइनरी ऑपरेशन तभी कहलाएगा जब कोई दो नंबर हो आपका। मान लीजिए कोई नंबर A है और कोई नंबर B है, और ये नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो A ऑपरेशन B अगर करें तो यह भी नेचुरल नंबर हो जाए, तो ये आपका बाइनरी नंबर ऑपरेशन कहलाता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद मान लीजिए कि अगर A B जो है आपका रियल नंबर का एलिमेंट हो,
अगर ए ऑपरेशन बी भी हम कर दिए और यह भी रियल नंबर का एलिमेंट हो गया तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। समझ गए बात को। अब कुछ हैं क्या कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि 4 ये हम क्या चेक करते हैं नेचुरल नंबर में कि ये सब्ट्रैक्शन जो है क्या बाइनरी ऑपरेशन है। तो सब्ट्रैक्शन को देखना है नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अगर हम ऐसा करें कि 5 ले लें और 8 ले लें और इसका ऑपरेशन कर दें तो इसका मतलब होता है 5 माइनस 8 कर दिए हम लोग। 5 माइनस 8 कर दिए तो -3 आ गया, लेकिन यह 3 जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, जबकि 5 और 8 जो है इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट था। और हम क्या देख रहे हैं कि 3 जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। तो ये जो आपका ऑपरेशन है निगेटिव का, ये ऑपरेशन जो है निगेशन का यानी सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है ये नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। शॉर्ट में हम इतना ही बताएंगे, जब इस चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे तो और भी डिटेल में बताएंगे। इसके बाद एक चीज़ समझ लीजिए कि कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि अगर ए ऑपरेशन बी है, अगर बी ऑपरेशन ए भी दोनों बराबर हैं तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव कब कहते हैं, एसोसिएटिव हालांकि ये आप लोग जानते होंगे, है ना। एसोसिएटिव अगर ए ऑपरेशन बी एक साथ किया जाए और इसको ऑपरेट कर दिया जाए सी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ए को छोड़कर बी और सी को एक साथ ऑपरेट किया जाए और इसके साथ ए का ऑपरेशन लगाया जाए, तो ये एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर 16 में क्या कह रहा है कि ये रैशनल नंबर Q पे डिफाइन है और कह रहा है क्या कि A ऑपरेशन B जो है आपका क्या है A + 2B है। तो यहाँ पर क्या यह कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ये सारा चीज़ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव चेक करते हैं, कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो भैया A ऑपरेशन B = A + 2B होता है, जबकि B ऑपरेशन A जो है यह B + 2A होगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये नॉट कम्यूटेटिव, ये नॉट कम्यूटेटिव है। ऐसे कम्यूटेटिव को हमने काट दिया। क्या यह एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव होने का भी कोई चांस नहीं बन रहा है। जैसे A ऑपरेशन B करते हैं तो इसको लिखेंगे A + 2B लिखेंगे। अब इसके साथ ऑपरेशन C कर दिए तो इतना प्लस A + 2B प्लस क्या लिखाएगा, 2C लिखाएगा। पहले वाले एलिमेंट को हम ऐसे ही लिखते हैं और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारा A ऑपरेशन B ऑपरेशन C लिखा जाए तो पहले B और C का ऑपरेशन B + 2C लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये ऑपरेशन हो गया A के साथ तो A प्लस क्या लिखेंगे, ऑपरेशन जैसे जाता है तो 2 दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। समझिएगा ध्यान से, बड़ी ध्यान से देखना है। 2B + 4C हो जाता है। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, यानी कि एसोसिएटिव भी यह नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है और ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। तो ये आपका नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव ऑप्शन सी में मिल रहा है आपको। सी में क्या हो गया, ये जो ऑपरेशन है इज नाइदर, है ना, इसको देख लीजिएगा, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर आपका एसोसिएटिव हो गया। ये एसोसिएटिव नहीं है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हमारा 17 में आते हैं। 17 नंबर में आपका दिया गया है ए ऑपरेशन बी जो है आपका ए प्लस ए इंटू बी है आपका। अब यहाँ पर सोचिए कि अगर हम बी ऑपरेशन ए कर दें तो क्या होता है, तो बी प्लस बी इंटू ए होता है। तो ये क्या बताता है, नॉट कम्यूटेटिव। ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है। अब कम्यूटेटिव जब नहीं हुआ तो एसोसिएटिव होने का भी कोई चांस नहीं बन रहा है। इसको आप चेक ही कर लीजिए, है ना, मन को शांति मिल जाएगा, है कि नहीं। चेक ही कर लेते हैं, जैसे भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए, इस दोनों के लिए आप क्या लिखेंगे, ए प्लस ए इंटू बी ऑपरेशन सी लिखेंगे। पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, है कि ना, चूँकि दूसरे के साथ यहाँ ये आ गया है। इसमें भी वैसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट ए ऑपरेशन बी है और दूसरा एलिमेंट पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई लिखना है प्लस लिखकर, तो ए ऑपरेशन बी हो गया और ये इंटू सी हो गया आपका। पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहला और इंटू दूसरा हो गया आपका। अब इससे ए मिला और इससे क्या मिला, फिर ए प्लस ए इंटू बी, तो ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। माफ़ करेंगे, यहाँ पर ए के जगह पर तो ए रहेगा ही, ए के जगह पर ए रहा और इसके जगह पर बी प्लस बी इंटू सी लिखा जाएगा और इसके जगह पर ए प्लस ए इंटू बी लिखा जाएगा। अब फिर इसके जगह पर ए प्लस ए इंटू बी लिखा जाएगा, इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ किसी हालत में ये दोनों आपका बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए यह जो है एसोसिएटिव भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर हम लोग ढूंढते हैं, है ना, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, सिर्फ कम्यूटेटिव नहीं है आपका, और पूछ रहा है क्या कि, और सी में ऑप्शन में इज कम्यूटेटिव बता रहा है, इसीलिए सी का ऑप्शन नहीं होगा। डी में बता रहा है आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है, तो इसीलिए डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा, है कि नहीं। ये नॉट कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है। समझ गए बात को। और यहाँ पर जो आपको बताया गया ये अपने से भी आप कर सकते हैं, आप ठंडे दिमाग से इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से तो हो जाएगा, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन आप बनाएंगे तो हो ही जाएगा। पिछला बार जो मैंने आर.एस. अग्रवाल को शुरू से अंत तक बताया है उसमें बाइनरी ऑपरेशन का हमने डिस्कस किया है, आप वहाँ भी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, बस सेम ही है, कोई ख़ास अंतर नहीं है। इसके बाद हम 18 नंबर का जो क्वेश्चन देखें तो 18 नंबर में Q प्लस आपका दिया गया है, इसका डोमेन Q प्लस में ही ये सारा बाइनरी ऑपरेशन आपका डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 2, तो बी ऑपरेशन ए जो है बी ए बाई 2 लिखते हैं, तो ये दोनों तो बराबर है, कोई अंतर ही नहीं है, तो यहाँ तो कम्यूटेटिव हो ही गया ये। अब जब कम्यूटेटिव हो गया, इसको आप ए क्रॉस बी, ए ऑपरेशन बी को कर दीजिए ऑपरेशन सी के साथ, यानी ए बी सी बाय 4 हो जाएगा। अगर ए का ऑपरेशन आप बी ऑपरेशन ए के साथ कर दीजिए, माफ़ करेंगे, बी ऑपरेशन सी के साथ कर दीजिए, ये तीनों को ऑपरेट कर दीजिए, तो ये ए बी ऑपरेशन सी बाई 2 आएगा और इसके चलते ए बी सी बाई 2, और यहाँ ऑलरेडी 2 है ही, यानी ए बी सी बाई 4, ए बी सी बाई 4, यानी कि यह आपका एसोसिएटिव भी है ना, क्या है, एसोसिएटिव भी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। डी में आप देखेंगे कि बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है, ये आपका है ना, दोनों है।
19 नंबर का जो प्रॉब्लम है आप देख रहे हैं, ये जेड पर डिफाइन है। ये बाइनरी ऑपरेशन कहाँ डिफाइन है? जेड पर। और ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी है। तो क्या बी स्टार ए इक्वल है? तो बी माइनस ए अब प्लस क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ b माइनस ए है, तो यहीं पर अलग अलग नंबर हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव होगा ही नहीं, यानी कि नॉट कम्यूटेटिव है ना। जब यह नॉट कम्यूटेटिव है, अगर हम ये सोचें कि a स्टार b स्टार c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको और इसको सोचिए, a माइनस बी प्लस ए बी लिखना है, तो a माइनस बी के जगह पे ये आ गया, अब प्लस ए बी, ए और ये आपका b। अब फिर देखिए a माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसी तरह से लिख सकते हैं b माइनस सी प्लस बी सी, अब प्लस b माइनस सी अब प्लस बी सी, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आया। अब यदि a ऑपरेशन b का ऑपरेशन हम c के साथ करें, तो यहाँ पर a प्लस बी को आप क्या a ऑपरेशन b को क्या लिख सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, कहीं कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको आप लोग खुद में सुधार लीजिएगा। a ऑपरेशन b, तो a माइनस बी अब प्लस ए बी का ऑपरेशन हो गया आपके सी के साथ। तो हम पहले को दूसरे में माइनस करेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी हो गया, और ये हो गया माइनस सी और फिर प्लस a माइनस बी प्लस ए बी इंटू सी। देख रहे हैं, इसके जगह पर, इसके जगह पर, और इसमें आप मैच कीजिए। तो ये दोनों जो है कभी आपका सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा ही नहीं, तो इसलिए यह आपका नॉट है ना एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। वो जब हल्का फुल्का आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। यहाँ माइनस जो आ गया है ना, ये माइनस इसको दिक्कत कर देता है कहीं पर, है ना। तो इसलिए ये आपका क्या कहते हैं, नॉट एसोसिएटिव। और नॉट एसोसिएटिव 19 नंबर में सी, नॉट कम्यूटेटिव सी नंबर जो है नाइदर कम्यूटेटिव और नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा देखिए a स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी है। अगर b स्टार a ले हम लोग तो a प्लस बी माइनस बी ए करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, दोनों सेम सेम है, दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए यह आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब जैसे देखा जाए एसोसिएटिव होने के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ए ऑपरेशन, अब बी ऑपरेशन सी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी माइनस बी सी लिख सकते हैं। अब ए ऑपरेशन, तो ए अब प्लस, इसको प्लस किए, बी प्लस सी माइनस बी सी किए, अब फिर उसके बाद जो है माइनस के साथ जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, b माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी कर दिए। तो ये वैल्यू आएगा किसका, इसका। अगर हम a ऑपरेशन b एक साथ करें और इसके बाद c ऑपरेशन करें, तो a ऑपरेशन b को a प्लस बी माइनस ए बी हम लोग लिख सकते हैं, और इसका ऑपरेशन c के साथ। अब जैसे देखिए पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर घटाओ पहला गुना दूसरा, पहला नंबर गुना प्लस दूसरा नंबर, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, अब फिर माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट c इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो इसको और इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a है अब प्लस b है
प्लस सी है, माइनस बी सी है, माइनस ए बी हो जाएगा, अब माइनस ए सी हो जाएगा, अब माइनस प्लस ए बी सी आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ ए है, फिर बी है, अब फिर माइनस ए बी, अब प्लस सी है, सी भी आ गया, अब माइनस ए बी है, अब माइनस ए सी है, अब माइनस बी सी है, और ये प्लस ए बी सी आ गया। अब देख रहे हैं ये जो है इसके बराबर आपको दिख रहा होगा, तो इसीलिए यह जो है एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव ही है। इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में दिया गया है कि बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। समझ गए बात को? इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 जो है देख के ही लग रहा है कि भैया ये तो कुछ है ही नहीं, ना तो एसोसिएटिव है ना ये आपका कम्यूटेटिव है। ए ऑपरेशन बी, ए पर पावर बी, बी ऑपरेशन ए कर दिए तो क्या बी पर पावर ए हो जाएगा? दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर करते हैं हम लोग तो इसका मतलब होगा ए पर पावर बी, और इसका ऑपरेशन अगर सी के साथ कर दिए तो इसका मतलब हो गया ए पर पावर बी पर पावर सी। लेकिन अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर हम करते हैं तो ये हमारा ए ऑपरेशन बी पर पावर सी आता है, यानी कि ए पर पावर बी पर पावर सी आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख गया कि ये एसोसिएटिव है। क्या है भैया? ये एसोसिएटिव है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है कि नहीं? सी में नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। माफ़ करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि यह एसोसिएटिव है। ये क्या है? एसोसिएटिव है लेकिन नॉट कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे समझ गए होंगे। और यह 22 नंबर जो है आपका यहाँ पर दिया गया है कि ये Q है और Q में एक एलिमेंट 1 को हटा दिया गया है, -1 को हटा दिया गया है, और ये डिफाइन है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है हमें, ये A क्रॉस B होना चाहिए, है ना? क्रॉस कहते हैं, A ऑपरेशन B होना चाहिए, जिसमें दिया गया है A प्लस B प्लस AB। तो स्पष्ट है कि ये आपका कम्यूटेटिव भी है और यह आपका एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव भी हो जाएगा, सब जगह प्लस ही है आपका, है ना? तो इसी तरह से हमारा एसोसिएटिव भी है, और इस एसोसिएटिव को आप ज़रूर अपने से सॉल्व करके देख लेंगे। अगर दिक्कत होती है तो हमारे चैनल पर बाइनरी ऑपरेशन का फुल वीडियो, पिछला वीडियो बना हुआ है RS अग्रवाल से ही, उसे आप देखकर समझ लीजिए और इसको सॉल्व करके हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं? कि आप यहाँ तक पहुँचे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना? सिर्फ ये लिखकर, क्या लिखकर? कम्यूटेटिव लिखकर, है ना? कम्यूटेटिव अगर आपने लिख दिया या एसोसिएटिव आपने लिख दिया तो आज हम समझेंगे कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।